दिमाग में रखना है। पहला बात तो ये रखना है कि पूछता है कि मेल गैमिटोफाइट किसे कहते हैं। गैमिटोफाइट किसे कहते हैं, तो आंख बंद करके लिखिएगा कि मेल गैमिटोफाइट जो है वो बोलते हैं पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन को मिलेगा, पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। इसमें होता क्या, ये बनता कहाँ था, ये तो बताए थे पीछे। इसमें 2 न्यूक्लियाई होता है, ध्यान रखिएगा। एक पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियाई होता है, या 2 मेल गैमिट लिखो डायरेक्ट, 2 मेल गैमिट होता है, गैमिट्स होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, गैमिट्स फॉर्मेशन अगर पूछ दे कि फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आराम से बता दीजिएगा, एंथर ऑफ स्टामेन। स्टामेन के एंथर में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन, चूंकि मल्टीपल क्वेश्चन होने का आने का बात हो रहा है, तो अगर फीमेल गैमिटोफाइट आपसे पूछेगा, फीमेल गैमिटोफाइट अगर आपसे पूछेगा, तो आराम से आप बताना इम्ब्रियो सैक। अगला दिन के फिगर में बताए थे आपको इम्ब्रियो सैक। और इम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें आपका 7 सेल्स होता है और 8 न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई होता है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसमें पूछे कि गैमिट कितना होता है, तो एक होता है एग या मेल गैमिट। तो देखिए, जो आपका मेल गैमेटोफाइट है उसका नाम पॉलन ग्रेन था, और उसमें कितना मेल गैमिट होता है, 2 मेल गैमिट होता है। जबकि फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसका नाम है इम्ब्रियो सैक, और इम्ब्रियो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होता है, जिसमें फीमेल गैमिट केवल एक ही होता है, जिसे एग बोलते हैं या फीमेल गैमिट बोलते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आराम से बता दीजिएगा, ओव्यूल ऑफ ओवरी ऑफ कार्पेल। कार्पेल के ओव्यूल में होता है ओवरी के। ठीक है, ये दोनों दिमाग में रखना है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, अब याद कीजिए, फ्लावर के बारे में बताए थे कि फ्लावर में कई स्ट्रक्चर था। अब वो जो स्ट्रक्चर है फर्टिलाइजेशन के बाद उसका क्या होता है, तो एक सर्वेडिंग लिखते हैं, चेंज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंज होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रुक जाते हैं, एक चीज और बताना चाह रहे हैं जो बता के तब इसको बताना चाहेंगे। वो क्या है, आपको अगर याद हो तो पॉलिनेशन हम लोग पढ़े थे। पॉलिनेशन का एजेंट होता है, पॉलिनेशन एजेंट या पॉलिनेटिंग एजेंट। आपको सामान्यतः 3 जानना है। एक होता है एयर, ये ज्यादा अच्छा विंड रहेगा, है ना, बहता हुआ हवा। फिर वाटर, और क्या होता है, एनिमल्स होता है। ये जो है ना 3 आपके प्रमुख एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन शायद याद होगा, पॉलिनेशन बताए थे आपको, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from
एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर जाना पॉलन ग्रेन को क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। और उसके एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल हो सकता है। मुख्यतः तीन हो सकते हैं। अगर विंड के द्वारा जो है ना पॉलिनेशन हो तो क्या कहेंगे? अगर जो है ना वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो तो क्या कहेंगे? अगर एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन हो तब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखो, अगर जो है ना हवा हवा के द्वारा, विंड के द्वारा हो तब इसको कहते एनिमोफिली। फीली मतलब पॉलिनेशन बाई विंड, हवा के द्वारा पॉलिनेशन। आप समानता इसका उदाहरण देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका है इन ग्रासेस, घास वगैरह में, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, उस सब में जो है ना, या बांस वगैरह हो गया, उस सब में होता है हवा से सामान्यतः एनिमोफिली। अगर वाटर के द्वारा हो तो इसको कहते हाइड्रोफिली। ठीक है। और ये किस में होगा? जो पानी में पाया जाता है पौधा में, इन एक्वेटिक प्लांट्स। जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे उनमें जो आपका होता है पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है, वो होता है हाइड्रोफिली से, वाटर के द्वारा। और लास्ट है एनिमल के द्वारा, इसको कहते जूफिली। फिली, जूफिली जो है ना, ये क्या है? मेन पॉलिनेटर है, मेन पॉलिनेटर। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो होता है वो अभी इसी से होता है, नेटर है। ठीक है। किसका? एंजियोस्पर्म का, ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म का मेन पॉलिनेटर है कौन? तो एनिमल्स। सबसे ज्यादा अगर पॉलिनेशन होता है एनिमल्स में तो एंजियोस्पर्म में, तो किसके द्वारा होता है? एनिमल के द्वारा होता है। अब बात हम करते, जो हम पढ़ाना चाह रहे थे, कि क्या परिवर्तन होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें? फ्लावर्स में। थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। चेंजेज इन फ्लावर्स, या फ्लावर ही रखो ना, एक ही को लेके चलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंज होता है फ्लावर्स में? देखो, इधर रखते हैं फ्लावर, और ये फ्लावर रखते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन। और एक तरफ कर लीजिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका बात कर लीजिए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। देखिए, फ्लावर में अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो कई होल था, कई अंग था। सबसे पहला अंग था कैलिक्स, जिसका यूनिट था क्या बाबू? सेपल। ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में चूंकि ये शामिल नहीं होता है, तो ये क्या होता है? ये आपका फॉल अप हो जाता है, गिर जाता है, फॉल अप हो जाता है।
कुछ एक को छोड़ दे तब। जैसे आपको बैगन में देखे होंगे, बैगन में आप देखे होंगे कैलिक्स जो है ना वो गिरता नहीं है बल्कि लगा रह जाता है। आप टमाटर में देखे होंगे, उसमें भी जो है ना टमाटर पूरा पक जाता है और ऊपर में देखिएगा हरा हरा जैसा लगा रहता है। तोड़िएगा तो कई बार जो है ना उसका डंठल से तोड़िए तो टमाटर के ऊपर वैसे लगा रह जाता है डंठल के साथ। ठीक है, वो उसका कैलिक्स है, सेपल है। ठीक है, वैसे सामान्य रूप में सब कोरोला, कोरोला या इसको कहते पेटल, ये भी सामान्यतः गिर जाता है कुछ में छोड़कर, कुछ एक में लगा रह जाता है। जैसे आप अमरूद वगैरह में भी कभी कभी देखेंगे सेपल भी लगा रहता है और पेटल भी उजला जैसा लगा रह जाता है। आप इसमें देख सकते हैं फिर ककर बीट में, लौकी खीरा कद्दू वगैरह में, हाँ, ओ या फिर नेनुआ जिसको बोलते हैं उसमें देख सकते हो आप, ककर बीट का एक उदाहरण है, उसमें भी लगा रह जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऐसे समानता ये इसका क्या होता है, कोई यूज नहीं है, ये फॉल अप हो जाता है, गिर जाता है। दूसरा जो था ये आपका कौन था, कोरोला। तीसरा अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो वो आपका था एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का जो यूनिट था उसका नाम था एस्टामेन। एस्टामेन जो होता है ये भी आपका कोई उसका उपयोग नहीं है, फॉलोअप हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, नहीं। अगला है गाइनोसियम। गाइनोसियम इसी का मेन जो है ना आपका क्या है, महत्व है। और गाइनोसियम में भी अगर आपको याद होगा तो गाइनोसियम का यूनिट लेते हैं हम कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, अब इसमें कई रचनाएं थी, थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा तो सबसे ऊपर में था एस्टिग्मा, उसके बाद था स्टाइल, और उसके बाद था ओवरी, नीचे स्वेलन हिस्सा था। ये जो एस्टिग्मा और स्टाइल है ये दोनों फॉलोअप हो जाता है, समाप्त हो जाता है, गिर जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन ओवरी जो था ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ओवरी में भी क्या था, वाल था, ओवरी वाल, आपको बताए थे अगला दिन के फोटो में हम। इससे बन जाता है फ्रूट वाल, फ्रूट वाल। ठीक है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा इसका है वो है ओव्यूल। ओव्यूल, और ओव्यूल जो है ना वो फर्टिलाइजेशन के बाद बदल जाता है सीड में, और ये दोनों एक साथ किसमें कहलाते, क्या कहलाते, फ्रूट कहलाते। तो यहाँ पर जो फ्रूट बना है वो ओवरी से ही बनता है। मतलब फ्लावर का कौन सा हिस्सा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है सो हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे, और ये आपको पूरा एक समरी है, दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, फ्रूट है क्या तो आराम से बताना, इज राइपेन मैच्योर ओवरी। ठीक है, पका हुआ मैच्योर ओवरी है, यह होता है। इसका निर्माण जो है फर्टिलाइजेशन के बाद भी हो सकता है और बगैर फर्टिलाइजेशन का भी हो सकता है। अगर बगैर फर्टिलाइजेशन का बने तब इसको पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। जो है ना अगर फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
फॉर्म्स, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का फल बने तो इसको कहते हैं पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। और फर्टिलाइजेशन के बाद बने तो इसको कहते हैं नॉर्मल फ्रूट। हम लोग जो खाते हैं नॉर्मल फ्रूट आपका ऐसा होता है। तो आपके मन में आएगा कि ये पार्थेनोकार्पिक फल क्या है। देखो इसको आराम से पहचान सकते हो आप। इसका सबसे बड़ा जो खासियत होता है वो ये होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का कि ये सीडलेस होता है, मतलब इसमें बीज नहीं होगा। जबकि जो नॉर्मल फ्रूट होता है वो सीड वाला होता है, सीडेड होता है, उसमें सीड पाया जाता है। जैसे आप इसका उदाहरण देख लो, बनाना। बनाना में आपको सीड नहीं मिलता है, ठीक है। बनाना जो आप खाते हो मतलब केला जिसको बोल रहे हैं, उसमें सीड नहीं होता है। कोई पूछेगा क्यों नहीं होता है तो आराम से बताना, वो पार्थेनोकार्पिक है, बिना बिना फर्टिलाइजेशन का बन जाता है, ठीक है। ग्रेप्स में आप देख सकते हो, अंगूर में नहीं मिलता है आपको, बिना फर्टिलाइजेशन का होता है। ईटीसी कर देते हैं। शिमला मिर्च वगैरह जो होता है, शिमला मिर्च वगैरह में ढेर सारा है आपका, बिना फर्टिलाइजेशन का होता है। सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो होते हैं उनमें भी आपका जो है ना बिना फर्टिलाइजेशन का होता है क्या। और सीडेड फ्रूट का इसका एग्जांपल देख लो, आपका राइस है, व्हीट है, मैंगो है, ठीक है। पल्सेस जो भी आप खाते हो वो सब ईटीसी। सोचो जरा सा, अगर बगैर फर्टिलाइजेशन का चावल बन जाता, पार्थेनोकार्पिक से होता चावल, तो क्या होता, उसका छिलका तो होता, अंदर में चावल नहीं होता। अगर व्हीट बन जाता पार्थेनोकार्पी से तो क्या होता, उसका ऊपर में छिलका तो होता, अंदर में दाना नहीं रहता। मैंगो अगर बन जाता तो क्या होता, उसमें अंदर से सीड ही नहीं रहता, केवल जो है ना गुद्दा रहता केवल, हाँ पल्प रहता, आराम से खाते। समझ में आ गया। हम लोग फ्रूट को दो भाग में बांट सकते हैं, एक सामान्य फ्रूट और एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हाँ, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलेंगे, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्रूट या फर्टिलाइज फ्रूट। फ्रूट फ्रूट कोई भी पूछे कि है क्या तो आराम से बताना कि पका हुआ विकसित ओवरी, राइपेन मैच्योर ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखो, ये जो फ्रूट वाल होता है, सबसे पहले फ्रूट वाल उसको कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प, ध्यान रखिएगा, फ्रूट वाल जो होता है उसको कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प को भी तीन भाग में या तीन लेयर में बांट सकते हैं। एक है इपिकार्प, इपिकार्प, एक है मीजोकार्प और एक है इंडोकार्प। कार्प, जैसा कि नाम है आउटर, ईपी मतलब आउटर लेयर, मीजो मतलब मिडल, हाँ मिडल लेयर, और इंडो मतलब इनर लेयर। मतलब आपका जो फ्रूट बाल है जिसको हम पेरिकार्प कह रहे हैं वो तीन लेयर में आराम से बांटा जा सकता है। अब इसमें से कौन सा भाग खाया जाने वाला है वो आपका अलग अलग फ्रूट में अलग अलग होता है। हम एक दो फल का जो है ना फिगर बना देते हैं और आपको दिखाते हैं कि किसका कौन सा हिस्सा खाते हैं। जैसे हम पहले एक आम बना देते हैं,
इसे आम ऐसा होता नहीं है, मान लेते हैं ये आम है, ठीक है, आम है मान लेते हैं। उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो देखे होंगे बीच में सीड होता है, ये सीड है बीच में। उसके बाद देखिएगा सीड के ऊपर में कुछ रेशा जैसा हार्ड कवर जैसा भी होता है, तो वो तो सीड का कवच है ही, साथ ही साथ वो इंडोकार्प है, इंडोकार्प है मतलब किसका, फ्रूट का सबसे बाहरी दीवार है इंडोकार्प, ठीक है। उसके बाद ये जो खाते हो आप बीच वाला जो गुद्दा खाते हो, इसका मांसल हिस्सा खाते हो जो किसका, आम का, वो है मीजोकार्प कार्प। और जो सबसे बाहर का छिलका होता है जिसको आप छिल के हटा देते हो, यह है इपीकार्प कार्प। ऐसे दिमाग में रखिएगा कि जहां भी कार्प शब्द आएगा, ठीक है, जहां भी कार्प शब्द आएगा तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, फल। कार्प का मतलब होता है फ्रूट या फल। तो इपीकार्प मतलब फल का बाहरी लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। मीजोकार्प मिडिल आपका जो हिस्सा हो गया किसका, उसका फ्रूट का, दीवार का। और सबसे अंदर में था कौन, इंडोकार्प। अब आपके मन में आएगा किसमें कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो आम में तो आपको बता दिए कि आप क्या खाते हो, इंडोकार्प खाते, मीजोकार्प खाते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए इसमें नारियल में कहा जाए तब क्या हो जाएगा भाई। मान लेते हैं ये नारियल है, ठीक है, नारियल में आप देखना कैसे जुड़ा है, सबसे बाहर वाला जो हो गया उसका चिकना जैसा छिलका जो होता है वो इसका इपीकार्प हो गया, कार्प। उसके बाद बीच में देखिएगा गड़ी जैसा हार्ड होता है, ठीक है। ये जो गोला है गड़ी का जिसको आप फोड़ते हो छीलने के बाद, उसके पहले हम देख लेते हैं ये हिस्सा जो रेशा जैसा निकलता है, रेशा पूरा निकलता है, छील छील के हटाते हैं, ये है इसका मीजोकार्प, मीजोकार्प। और ये जो हार्ड कवर है गड़ी के ऊपर, इस जो गड़ी खाते हो आप उसको कहते हैं इंडोकार्प कार्प। ये मान लेते हैं, ये मैंगो मान लेते हैं, और इसको मान लो नारियल, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट मान लेते हैं, है ना, कोकोनट मान लेते हैं। तो यहां पर अंदर में अब जो गड़ी खाते हो वो क्या है, लिक्विड क्या है भरा हुआ, तो वो जो खाते हो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म है। अभी हम आप लोग को पीछे बताए थे कि सीड में दो चीज आएगा, सीड जो होता है उसमें दो चीज आएगा, आगे भी बताएंगे फिर हम। ये आपका क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। जो लिक्विड होता है ना उसका, या गड़ी होता है, पानी जो होता है नारियल का, या जो गड़ी होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो खाते हो आप। और वो जो हार्ड जैसा उसका निकलता है ना कवच जैसा, वो इंडोकार्प है। तो ये दोनों जो है इसमें ये सॉरी ये है आपका क्या, पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है भाई, कोई पूछेगा तो क्या बता दोगे, फ्रूट वाल, फ्रूट वाल को कहते पेरिकार्प। हाँ, तो अब नारियल में क्या खाते हैं भाई, तो नारियल में हम लोग फल नहीं खाते बल्कि सीड के अंदर का चीज खाते हैं, ठीक है। नारियल में हम सीड के अंदर का बात खाते हैं, ये सीड हो गया अंदर में, उसमें से खाते हैं, उसका पोषक जो उत्तक है, टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, उसको खाते हैं। तो ये आपका हो गया। जैसे ओव्यूल अब पूछेगा तो आराम से आप बता दोगे कि मैच्योर, राइपेन, ओवरी। इसी तरह से सीड पूछे तो क्या बताओगे,
फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल मतलब ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन में शामिल हो जाता है तो उसके बाद जो रचना बनती है उसी को कहते हैं सीड। अब आपके मन में आ रहा हो कैसे क्या क्या बनता है उसमें से। तो देखो बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 12 में जाओगे, 11th में और 12 में जाके बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसमें। इसमें जो प्रमुख बात है 2 3 4 है जो हमको थोड़ा थोड़ा आपको जान लेना है। इसमें सबसे जो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है ये है सीड कोट। कोट सीड कोट जो होता है ये आपका टेस्टा एंड टेगमेन 2 लेयर में बटा होता है। टेस्टा और टेगमेन ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर। इनर जैसे वहां हम लोग फ्रूट के बाल को बांटे थे 2 भाग में, ऐसे ही ये भी आपका 2 लेयर में होता है, टेस्टा और टेगमेन। ये बनता है कौन से बाबू? फ्रॉम इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो इंटेगमेंट है उससे ये बनता है। कैसा होता है अभी हम आपको फिगर से बता देते हैं। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात होता है, टेस्टा सामान्यतः हार्ड होता है और टेगमेंट जो होता है ना सॉफ्ट होता है। अगर आपको इस सीड कोट को देखने का मन हो तो आम वगैरह में आराम से आप देख सकते हो। आम को अगर अचार उचार काटते होंगे घर में तो देखना ऊपर में जो है ना जब काटते ऊपर से तो हो गया इंडोकार्प सबसे अंदर बाहर से उसका लेयर, उसके बाद अंदर से देखिए चिकना जैसा एक लेयर होता है वो इसका हो गया टेस्टा। और उसके बाद और अंदर में देखिएगा एक जो है ना कागज जैसा उजला जैसा परत निकलता है वो है टेगमेन। ठीक है, तो टेगमेन हमेशा सॉफ्ट होता है और टेस्टा सामान्यतः कड़ा होता है, हार्ड होता है। अब अंदर घुसे इसमें तो और क्या नजर आएगा आपको? कॉटिलीडन नजर आता है। कॉटिलीडन। कॉटिलीडन क्या होता है? ये एम्ब्रियोनिक लीफ होता है। एम्ब्रियोनिक लीफ होता है। लीफ होता है। अब इसकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपका इसकी संख्या जो होता है 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, अगर 1 होगा तो इसी के आधार के इसी के नाम पर हम मोनोकॉट नाम देते हैं पौधों को। तो मोनोकॉट का मतलब है कि वैसा आपका सीड जिसमें कॉटिलीडन की संख्या कितनी है? 1 है। लेकिन कॉटिलीडन की संख्या अगर 2 हो तो इसको कहते हैं डाइकॉट। डाइकॉट है ना, कॉटिलीडन की संख्या 2 हो। ये हो गया कॉटिलीडन का। अब कॉटिलीडन काम क्या करता है? तो सामान्यतः ये क्या करता है? फूड सप्लाई करता है किसको? जुवेनाइल प्लांट बॉडी को या एम्ब्रियोनिक प्लांट बॉडी को। तीसरा जो इसमें रचना होता है वो होता है जुवेनाइल प्लांट बॉडी या एम्ब्रियोनिक प्लांट एक्सिस। मतलब जो नया प्लांट बनने वाला है इसी से बनने वाला है। कॉटिलीडन क्या करता है? इसको आपको फूड देता है। फूड देता है, भोजन देता है। अब ये जो जुवेनाइल प्लांट बॉडी है ये इसमें 2 रचना होता है प्रमुख। एक होता है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। रेडिकल, प्लीम्यूल और रेडिकल। अब किसको प्लीम्यूल कहेंगे किसको रेडिकल कहेंगे और क्या काम करेगा ये बात का अब बात होता है।
देखो प्लीम्यूल जो होता है ना, वो हिस्सा होता है जो जर्मिनेशन में अगर शामिल होता है या जर्मिनेशन देता है, तो इससे बनता है सूट। सूट सूट का मतलब अगर आपको याद होगा, स्टेम प्लस लीव्स। तो पौधे का जो स्टेम और लीव्स बनता है वो किसके जर्मिनेशन से बनता है? प्लीम्यूल से। जबकि रेडिकल के जर्मिनेशन से, या रेडिकल जो है ना उससे, इससे बनता है रूट, अर्थात न्यू प्लांट। तो जो नया प्लांट बना है उस प्लांट में रूट बनता है किससे? रेडिकल से। और सूट बनता है, मतलब तना और पत्ती जो बनता है वो बनता है प्लीम्यूल से। याद कैसे रखिएगा? र से रूट, र से रेडिकल, तो रेडिकल से क्या बन गया? रूट। ठीक है। और प्लीम्यूल से क्या बन गया? सूट। इन दोनों से नया पौधा बनता है जर्मिनेशन के बाद। ठीक है बाबू। अब इसमें एक और रचना पाया जा सकता है, हो सकता है कि रहे भी और नहीं भी रहे। एक और है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये भी क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है इसको। न्यूट्रिशन देता है, फूड देता है। ये भी आपको क्या दे रहा था? फूड दे रहा था, न्यूट्रिशन दे रहा था। तो ये भी आपको क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है या फूड देता है। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, इंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन देता है, तो क्या सब में पाया जाता है या खत्म हो जाता है? तो अधिकांश जो पौधे हैं उसमें समाप्त हो जाता है ये। जैसे सीड बनता है, मैच्योर सीड, उसमें आपका समाप्त हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हम लेके देखते हैं चना का। चना का तो एक लिख लेते हैं यहां पर, ग्राम। ग्राम सीड लेते हैं। ग्राम सीड जो होता है ना, उसमें क्या होता है? इंडोस्पर्म गेट एग्जॉस्टेड इन मैच्योर सीड। मैच्योर सीड का अगर बात करोगे तो उसमें वो समाप्त हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। ग्राम सीड का बात करो तो बोलो क्या होता है? आप देखिएगा, एक छिलका ऐसे हटाते हैं आप। हाँ, ग्राम का फुला के चना को अगर हटाते हैं तो वहां पर अंदर में आपको क्या लगता है? एक देखिएगा, एक छोटा सा ऐसे आपको मिलेगा, इस तरह का एक छोटा सा उजला जैसा, हल्का पीला जैसा मिलता है। और इसी से आपको दो दाल जैसा स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है। और ये छिलका हो गया। तो ये तो सीड कोट है, मान लेते हैं हटाए हैं, सीड कोट था, उसको छिलका को छिलके अलग कर दिए। ये जो दाल जैसा आपको नजर आ रहा था ना, यही है कॉटिलीडन्स। लीडन्स। यहां पर कितना कॉटिलीडन्स है बाबू? दो है। तो क्या कहलाएगा? ये डाइकॉट कहलाएगा। और देखो ये जो आपको नजर आ रहा था बीच में एक्सिस, यही है आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एक्सिस। और इसमें ये जो नीचे है ना, ये है प्लीम्यूल, सॉरी रेडिकल। रेडिकल। और ये जो ऊपर देख रहे हो ये है आपका, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते ताकि हमको साफ पता लग सके, आपको पता लग सके, सॉरी।
ये है प्लीम्यूल। तो ये जो प्लीम्यूल और रेडिकल क्या कहना चाह रहे थे, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये ग्राम सीड है ना, आपका चना का सीड है, ठीक है। तो ये आपको हम दिखा दिए कि एक सामान्य सा सीड में क्या क्या होता है। तो आराम से आप ये देख सकते हैं, चना का सीड में ऐसा कुछ आपको नजर आता है, ठीक है। ये